नमस्कार। चलिए आज चलते हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे रोमांचक दौर में जब 1920 के बाद पूरे देश में आज़ादी की एक नई ही लहर उठी। ये कहानी है कि कैसे करोड़ों भारतीय एक राष्ट्र के रूप में एक साथ खड़े हुए। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल है। जरा सोचिए, एक मुट्ठी नमक, सिर्फ एक मुट्ठी नमक, उसने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को कैसे हिलाकर रख दिया होगा। इस सवाल का जवाब हमारे आज़ादी के संघर्ष की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है। तो इस कहानी का पहला पड़ाव है विश्व युद्ध और सत्याग्रह। चलिए समझते हैं कि कैसे एक जंग जो दुनिया के दूसरे कोने में लड़ी जा रही थी, उसने भारत की जमीन पर राष्ट्रवाद के बीज बो दिए। तो देखिए हुआ क्या था। विश्व युद्ध की वजह से ब्रिटिश सरकार का रक्षा खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब पैसा कहाँ से आता, तो उन्होंने हम पर मतलब भारतीयों पर टैक्स बढ़ा दिए। इतना ही नहीं, 1913 से 1918 के बीच जरूरी चीजों के दाम लगभग दोगुने हो गए। आम आदमी की तो कमर ही टूट गई। और तो और गांवों से नौजवानों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जा रहा था। और इन सब मुसीबतों के ऊपर देश के कई हिस्सों में फसलें बर्बाद हो गईं और महामारियां फैल गईं। अब हालात कितने बुरे थे इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, पर एक आंकड़ा है। 1921 की जनगणना बताती है कि अकाल और महामारी की वजह से करीब करीब 120 से 130 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सोचिए, 1 करोड़ से ज्यादा लोग। इस त्रासदी ने लोगों के मन में ब्रिटिश शासन के खिलाफ गुस्से की एक आग सी भर दी थी। और ठीक इसी उथल-पुथल के बीच जनवरी 1915 में भारत में एक नए नेता की वापसी हुई, महात्मा गांधी। वो दक्षिण अफ्रीका से आए थे और अपने साथ लाए थे संघर्ष का एक बिल्कुल नया और अनोखा तरीका। गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार था सत्याग्रह। अब ये सत्याग्रह क्या था? इसका सीधा सा मतलब था सत्य की शक्ति। यानी अगर आपकी लड़ाई सच के लिए है, अन्याय के खिलाफ है, तो आपको किसी हथियार या शारीरिक बल की जरूरत नहीं है। ये जोर जबरदस्ती का नहीं, बल्कि जुल्म करने वाले का दिल बदलने का रास्ता था। भारत आते ही गांधी जी ने इस हथियार को आजमाना शुरू किया और कमाल देखिए, 1917 में बिहार के चंपारण में किसानों के लिए लड़े और जीते। फिर गुजरात के खेड़ा में लगान माफी के लिए सत्याग्रह किया, वहां भी सफल हुए। और 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के हक में आवाज उठाई। इन छोटी छोटी जीतों ने एक बहुत बड़े आंदोलन की जमीन तैयार कर दी थी। अब जब भारतीय एकजुट हो रहे थे, तो ब्रिटिश सरकार भला चुप कैसे बैठती? यहीं से शुरू होता है हमारा अगला अध्याय, दमन और राष्ट्रीय विरोध। 1919 में सरकार एक बहुत ही जालिम कानून लेकर आई, जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। सोचिए, इस कानून के तहत सरकार किसी भी भारतीय को बिना कोई मुकदमा चलाए सीधा 2 साल के लिए जेल में डाल सकती थी। ये तो साफ साफ हमारे बुनियादी अधिकारों पर हमला था। तो इस काले कानून के खिलाफ गांधी जी ने पूरे देश से सत्याग्रह करने को कहा। 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल हुई और जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, लोग सड़कों पर उतर आए, दुकानें बंद हो गईं, जुलूस निकले। ये शायद पहली बार था जब पूरा देश एक साथ एक आवाज में विरोध कर रहा था। लेकिन इस शांतिपूर्ण विरोध का जवाब अंग्रेजों ने बहुत ही बेरहमी से दिया। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा थे, बिल्कुल निहत्थ थे। तभी जनरल डायर आया और उसने बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे गए। इस एक घटना ने, इस हत्याकांड ने पूरे देश के ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया। जलियांवाला बाग के बाद पूरे देश में एक गुस्से की लहर थी। अब सवाल यह था कि इस गुस्से को एक बड़े आंदोलन में कैसे बदला जाए, और यहीं से शुरू हुई असहयोग की लहर। गांधी जी का मानना था कि स्वराज ऐसे नहीं मिलेगा, इसके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन चाहिए। और वो आंदोलन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिला के न चलें। और उन्हें ये मौका दिखा खिलाफत के मुद्दे में। हुआ ये था कि पहले विश्व युद्ध में तुर्की हार गया था और वहां के खलीफा, जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक आध्यात्मिक नेता थे, उनकी सारी शक्तियां छीनी जा रही थीं। भारत के मुसलमान इससे बेहद नाराज थे। गांधी जी ने इसी मुद्दे को हिंदू मुस्लिम एकता की बुनियाद बनाने का फैसला किया। तो देखिए, ये आंदोलन कैसे खड़ा हुआ। सबसे पहले मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत कमेटी बनी। फिर सितंबर 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव रखा कि खिलाफत के समर्थन में और स्वराज के लिए
एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए और फिर दिसंबर 1920 में नागपुर में इस पर आखिरी मुहर लग गई। आंदोलन जोर शोर से चल रहा था, लेकिन फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक घटना हो गई। एक शांतिपूर्ण जुलूस अचानक हिंसक हो गया और भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी। गांधी जी को जब ये पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। ये उनके अहिंसा के सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ था। उन्हें लगा कि लोग अभी पूरी तरह तैयार नहीं हैं और उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन तो रुक गया, पर आज़ादी की लौ बुझी नहीं थी। अब वक्त था एक नई रणनीति का, एक नए रास्ते का, और वो रास्ता था सविनय अवज्ञा का। इस बार गांधी जी ने एक ऐसी चीज को अपना हथियार बनाया जो हर घर में थी, हर भारतीय की जरूरत थी, नमक। सोचिए, नमक जैसी मामूली चीज, पर अंग्रेजों ने उस पर भी टैक्स लगा रखा था और कोई भारतीय उसे बना नहीं सकता था। ये रोज रोज के जुल्म का सबसे बड़ा प्रतीक था। और इसी नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने शुरू की अपनी सबसे यादगार यात्रा, दांडी मार्च। वो अपने 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से निकले और 240 मील पैदल चलकर दांडी के समुद्र तट पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने बस समुद्र का पानी उबाला, नमक बनाया और ब्रिटिश साम्राज्य के कानून को तोड़ दिया। इस एक छोटे से काम ने पूरे देश में एक नई चिंगारी लगा दी। और इसके बाद तो जैसे पूरे देश में कानून तोड़ने की एक होड़ सी लग गई। कहीं विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हो रहा था, तो कहीं शराब की दुकानों के सामने धरने दिए जा रहे थे। किसानों ने लगान देने से मना कर दिया और कई जगहों पर तो लोगों ने जंगल के कानूनों को भी तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं थी, एक लड़ाई लोगों के दिलों में, उनके मन में भी चल रही थी। एक राष्ट्र को महसूस करने की लड़ाई, एक होने की लड़ाई। और यही है हमारा आखिरी अध्याय, सामूहिक अपनेपन का भाव। देखिए, राष्ट्रवाद की भावना जगाने का एक तरीका था अपनी कहानी, अपना इतिहास खुद कहना। अंग्रेज क्या कहते थे कि भारतीय पिछड़े हैं, असभ्य हैं। इसके जवाब में हमारे इतिहासकारों ने भारत के उस शानदार अतीत को सामने रखा जब कला, विज्ञान, गणित में हमारा कोई मुकाबला नहीं था। इससे लोगों में एक नया आत्मविश्वास, एक नया गर्व पैदा हुआ। और इस गर्व को जगाने के लिए कई प्रतीक भी गढ़े गए। गांव-गांव से लोक कथाएं, लोकगीत इकट्ठे किए गए। भारत माता की एक तस्वीर बनाई गई जो देश को एक माँ के रूप में दिखाती थी। अलग अलग झंडे बने, जैसे स्वदेशी आंदोलन का तिरंगा और फिर गांधी जी का स्वराज ध्वज जिसके बीच में चरखा था। ये चरखा आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। ये सारी चीजें लोगों को एक दूसरे से जोड़ रही थी, एक राष्ट्र के एहसास से। और ये सब हमें आज एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जिन प्रतीकों ने, जिन संघर्षों ने हमारे राष्ट्र को बनाया, वो आज हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। इसे और बेहतर समझने के लिए आप इन सवालों पर जरूर गौर कीजिएगा। ये आपकी परीक्षा की तैयारी में भी काफी काम आएंगे। हमारे साथ इस सफर पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।